जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है सहायक संधि, जिसको सब्सिडरी अलायंस के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक से आपको जो भी डाउट है आज की वीडियो देखने के बाद सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सहायक संधि कब शुरू हुई और किसने शुरू की? तो इसको शुरू किया वेलेजली ने। सबसे पहला जो डाउट आता है यहीं पे आता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें हमें टिक करना था कि सही है या गलत। तो उसमें पूछा गया था सहायक संधि को आर्थर वेलेजली ने शुरू किया, तो बहुत से बच्चों ने देखते ही उस पर टिक कर दिया, तो वो हो गया गलत। क्योंकि दो वेलेजली हैं, दो वेलेजली ब्रदर्स थे, एक था रिचर्ड वेलेजली और एक था आर्थर वेलेजली। तो अगर हमें भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है तो एक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ जो था रिचर्ड वेलेजली। तो आपको यहाँ पे आज से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आर्थर वेलेजली ऑप्शन में आ जाए तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, वो था रिचर्ड वेलेजली जो गवर्नर जनरल था। ये दोनों भाई थे, रिचर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए एक और डाउट, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, ना कि भारत का। इस समय तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनता था और वो था रिचर्ड वेलेजली, जो 1798 से लेके 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और जिसने सहायक संधि की शुरुआत की। देखिए इस समय यूरोप में क्या हो रहा था, इस समय यूरोप में नेपोलियन था, जो नेपोलियन का डर था। किसको था डर? ब्रिटेन को। तो यहां पे क्या दिक्कत थी, भारत में जो मैसूर था, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। वो नेपोलियन के साथ मिलकर भारत पर, कि जैसे जो भारत था वो किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। तो नेपोलियन के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण की जो तैयारी थी वो टीपू सुल्तान की थी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी नेपोलियन की प्रॉब्लम से बचने के लिए, रिचर्ड वेलेजली को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भारत में भेजा गया। और इसने क्या काम शुरू किया, अंग्रेज यहां भारत में व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे करके उसने हमारे सारे भारत में आपसी फूट का फायदा उठाकर या और चीजों का फायदा उठाकर हमारे भारत पर कब्जा कर लिया। तो भारत पर कब्जा करने में सहायक संधि ने अंग्रेजों की बहुत ज्यादा मदद की। अब आप देखिएगा कि सहायक संधि अंग्रेजों के लिए किस तरह से सहायक हुई हमारे प्यारे भारत पर कब्जा करने में। उस समय जो हमारा भारत था वो, उसमें बहुत से राजे रजवाड़े थे और वो आपस में लड़ते रहते थे। तो कंपनी ने आपसी फूट का फायदा उठाया और सहायक संधि को थोपा गया हमारे राजे रजवाड़ों पर, और हमारे भारत के बहुत से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं सहायक संधि। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या चीजें थी सहायक संधि। अब इसको शुरू करने से पहले एक और बात, सहायक संधि की शुरुआत किसने की? रिचर्ड वेलेजली ने। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए सहायक संधि की शुरुआत किसने की, और अगर वेलेजली वहां पे ऑप्शन में हो तो आप आसानी से रिचर्ड वेलेजली लगा सकते हैं। लेकिन क्या पहला रिचर्ड वेलेजली ही ऐसा इंसान था जिसने भारत में सहायक संधि के कुछ प्रावधान लागू किए थे? जी नहीं। पहला जो पर्सन था वो था डुप्ले, जो एक फ्रांसीसी था। इसने क्या किया, भारत में जो आपसी फूट थी, या जब जैसे जब गद्दी पे बैठना होता है, जब किसी राजा की डेथ होती है या किसी नवाब की डेथ होती है, जो उसके आगे उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां होती है, उसमें डुप्ले पहला फ्रांसीसी था या पहला यूरोपीय था, पहला यूरोपीय अफसर था जिसने आपस में राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ सहायता दी। तो डुप्ले ने कुछ प्रावधान ऐसे किए, जैसे जब हैदराबाद में कुछ किया, कर्नाटक में कुछ किया, कि एक पक्ष की सहायता की दूसरे के खिलाफ। तो डुप्ले था जिसने पहले इस तरह की रणनीति शुरू की थी। लेकिन इससे भी पहले एक चीज और देखिए आप, 1757 में भी जब प्लासी की लड़ाई हुई, तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीते, जो इंपॉर्टेंट है। किस तरह से जीते? क्या आपने सैनिक कौशल के तौर पर जीते? जी नहीं। गद्दारियों का सहारा लेकर अंग्रेज प्लासी की लड़ाई जीते, सिराजुद्दौला को हराया गया। धोखा किसने दिया था सिराजुद्दौला को? मीर जाफर। तो अगला नवाब कौन बना? नवाब बंगाल का मीर जाफर। तो मीर जाफर को किसका समर्थन प्राप्त था? अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। यानी कुछ सहायक संधि के जो ये प्रावधान यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ मीर जाफर के उस पे भी यूज हुए कि मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया, उसका साथ दिया गया। और फिर अवध जो था उसके साथ इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद ट्रीटी, जो अवध के साथ हुई थी, इलाहाबाद की जो संधि है ये भी दो हुई है। एक हुई है 12 अगस्त 1765 को और एक हुई है 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त वाली जो प्रथम संधि है वो हुई थी मुगल बादशाह शाह आलम के साथ, और जो दूसरी संधि है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। तो इसमें भी सुजाउद्दौला को कुछ सहायता दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके साथ कुछ ट्रीटीज की गई थी। उसको कहा गया था कि हम आपको ये सहायता देंगे, आप हमें ये चीजें दीजिए। तो ये यानी कि जो रिचर्ड वेलेजली था, इसने तो सिर्फ एक कागज पर इन सभी प्रावधानों को उतारा। इससे पहले ही कुछ ऐसे प्रावधान थे जो शुरुआत कर दिए गए थे डुप्ले के द्वारा, या फिर मीर जाफर के लिए अंग्रेजों ने किए, रॉबर्ट क्लाइव जिसमें था, या फिर अवध के साथ
जो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में हुई, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रावधान थे जो सहायक संधि के थे। इसने तो क्या किया, जब यह भारत में गवर्नर जनरल बन के आया बंगाल का, इसने इन सभी प्रावधानों को एक कागज पे उतारा और राजाओं को कहा कि आप इसमें साइन कीजिए और हमारी बातें मानिए। ठीक है, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। पहला क्या था, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। तो अगर आप सहायक संधि को मानते हैं, आप हमारे मित्र बनना चाहते हैं, अंग्रेजों ने राजा रजवाड़ों को कहा कि आपके जो विदेशी संबंध है उनको आप हमें सौंप दीजिए। हमें किसको सौंप दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दीजिए। मतलब विदेशी संबंध सौंप दिए तो आपने अपना सारा कुछ ही सौंप दिया, आपने अपनी संप्रभुता सौंप दी। आप जो युद्ध करेंगे या आप जो किसी अन्य राजा के साथ संधि करेंगे वो आप कंपनी से पूछ के करेंगे। यानी कंपनी से पूछ के क्या करेंगे, कंपनी ही आपके नाम पे संधि करेगी, आपके नाम पे युद्ध करेगी, आपके नाम पे शांति समझौते करेगी। दूसरा, राज्य अपने यहां अंग्रेजी सेना रखेंगे। देखिए यहां तक क्या बात हुई, राज्य अपने यहां अंग्रेजी सेना रखेंगे। तो राजाओं के मन में क्या लालच जगाया गया कि अगर आप हमारी सेना जो सर्वश्रेष्ठ सेना है, अंग्रेजी सेना जो उस पे आधुनिक हथियार है, अगर आप उसको अपने राज्य में रखेंगे तो जो आसपास के राज्य हैं वो आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या प्रावधान दिया गया कि जो कमान है वो अंग्रेजी अधिकारियों के पास रहेगी। चलिए ये भी कोई बात नहीं, आप कमान भी रख लीजिए, खर्च आपको उठाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, राज्यों के ऊपर सेना का खर्च आ गया। अंग्रेजों को इससे क्या फायदा हुआ कि यार आपकी एक बहुत बड़ी सेना जिसपे आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, उसके खर्च से आप बच गए। अंग्रेज अधिकारी आपके हैं, बात वो आपकी मानेंगे। राज्य के अंदर आपने सेना अंदर बैठा दी, तो राज्य में अगर अंदर से कोई आंतरिक फूट होती है या अगर राजा आपसे समझौता तोड़ना चाहता है तो आपकी सेना तो पहले ही उसके घर में बैठी है, वो कहां जाएगा। तो फिर राजाओं के मन में क्या हुआ कि जब आप का खर्च, आप अंग्रेजी सेना का खर्च उठा रहे हो, तो अब आपकी जो सारी की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अंग्रेज सैनिकों की है। तो आप अपनी इतनी बड़ी सेना का क्या करोगे, क्योंकि आपने अपने विदेशी संबंध भी अंग्रेजों को सौंप दिए हैं। तो उन्होंने अपनी सेना को, राजाओं ने कमजोर करना मतलब तोड़ना शुरू कर दिया, सैनिकों को छुट्टी दे दी। तो अब अगर आप ऐसा करोगे तो अब आप टोटली के टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, आप अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो ये राजाओं के पक्ष में नहीं थी बात। राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा। अंग्रेजी रेजिडेंट मतलब एक अंग्रेजी अफसर, जो बड़ा अफसर होता था। राज्य अपनी जो राज्य थे उन्होंने यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन किया कि हम अपने यहाँ अपने राज्य में, अपने दरबार में, अपने महल में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखेंगे। महल से क्या मतलब है कि जब भी हमको डिसीजन लेंगे बैठ के, जो भी होगी तो वो उसमें शामिल होगा। अब तो अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ तो आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनका बंदा पहले ही आपके दरबार में बैठा है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत कि अगर आप कोई भी रणनीति अंदर बैठ के बना रहे हैं तो सारी की सारी बातें तो आपको अंग्रेजों को पता लग ही रही हैं। फिर है, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। यूरोपीय से क्या तात्पर्य है कि जैसे डुप्ले था, एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी अफसर था, ठीक है, गवर्नर था फ्रांस से, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके साथ भारत में डच भी थे और भी अन्य यूरोपीय थे। तो इन्होंने क्या कहा, राज्य को क्या कहा गया कि अगर आप सहायक संधि के प्रावधानों को स्वीकार करते हैं तो आपको इस बात पे भी साइन करने होंगे कि आप हमारी अनुमति के बिना, मतलब ब्रिटेन के अलावा अन्य किसी भी देश के व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे, उसको नौकरी नहीं देंगे। ये प्रावधान बेसिकली किसके लिए किया गया था कि जो मैसूर था, मैसूर का जो शासक था वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की अच्छी मित्रता थी फ्रांस के साथ, तो इसकी जो सेना थी उसमें बहुत से फ्रांसीसी अधिकारी भी थे। तो ये बात इसके लिए की गई थी। इसकी नेपोलियन के साथ भी मित्रता थी, मतलब नेपोलियन के साथ भी इसका पत्र व्यवहार चल रहा था कि आप यहाँ पे आक्रमण कर दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। तो इसके लिए कि आप अन्य किसी भी यूरोपीय को, अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। फिर कंपनी शत्रुओं से राज्य की रक्षा करेगी। वही बात जो पहले पॉइंट में मैंने बताई कि आपके नाम पे युद्ध हम करेंगे। अब जो शत्रु हो सकता है वो आंतरिक शत्रु भी हो सकता है, मतलब राज्य के अंदर से भी शत्रु हो सकता है, बाहर से भी शत्रु हो सकता है। तो कंपनी ने भरोसा दिलाया राजाओं को कि आपका जो भी शत्रु है आज से वो हमारा शत्रु है। हमारी सेना आपकी राजधानी में बैठी है, हमारा अफसर जो रेजिडेंट है वो आपके दरबार में बैठा है, तो आपके जो शत्रु हैं वो आज से हमारे शत्रु हो गए। अगर आपके ऊपर अंदर से या बाहर से कोई भी आक्रमण होता है तो हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। अब जब अंग्रेजी सेना आपकी तरफ से लड़ेगी तो आप अपनी चाहे सेना को तोड़ दीजिए, ठीक है। और जो देखिए एक बात और, जो खर्च था अंग्रेजी सेना का वो राज्य उठाते थे। तो इसमें एक और बात थी कि या तो आप खर्च उठा दीजिए, मतलब उनकी जितनी सैलरीज हैं सेना की, अफसरों की, सैनिकों की, जो भी खर्चा है सेना रखने का, गोला बारूद का जो भी है वो सब का सब आप उठाएंगे। लेकिन अगर आप खर्चा नहीं उठा सकते, हाँ हो सकता है आपके पास एक समय पैसे ना हो, तो आप अपनी जमीन का कुछ हिस्सा हमें दे सकते हैं। इस तरह से बहुत से राज्यों ने अपने बहुत बड़े बड़े हिस्से अंग्रेजों को दे दिए, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब राज्य में से मान लीजिए किसी ने कहा कि आपकी सेना हमारे अंदर बैठी है, राज्य के रेजिडेंट हमारे दरबार में बैठा है, तो
हमारी तो कोई भी मतलब बात गुप्त रही ही नहीं। तो कंपनी ने क्या कहा कि जो आपके आंतरिक मामले हैं हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन ये जो प्रावधान था इसको कंपनी ने कभी पूरा ही नहीं किया। बहुत कम मामले थे जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आंतरिक मामलों में, ज्यादातर मामलों में कंपनी ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया, क्योंकि उनका अफसर ही आपके अंदर बैठा था। आप कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि आपने अपनी सेना को तो तोड़ ही दिया था। बाकी एक बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना आपके यहाँ बैठी थी। इस अंग्रेजी सेना का राज्यों में रखने का अंग्रेजों को ही फायदा हुआ, क्योंकि अगर किसी अन्य राज्य के साथ भी आपके युद्ध हुए तो ये सेना उस राज्य के पास ही बैठी है। मतलब जैसे ये राज्य है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया है, तो इसके अंदर तो अंग्रेजी सेना बैठी। एक राज्य ये है, इसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, ये अंग्रेजों का दुश्मन है। तो यहां अगर सेना बैठी तो यहां से आराम से सेना, इस राज्य को भी तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी से सेना पहुंच जाएगी। ये भी एक फायदा था अंग्रेजों के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले किस राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो वो किया हैदराबाद ने। हैदराबाद ने कब किया? 1798 में। मैसूर सहायक संधि को स्वीकार नहीं कर रहा था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टीपू सुल्तान की वीरगति से मृत्यु हो जाती है, मतलब वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद जो नया शासक बनता है उस पर धक्के से थोप दी गई मैसूर के ऊपर भी 1799 में सहायक संधि। फिर तंजौर ने, अवध ने, पेशवा ने, भोंसले ने, सिंधिया ने। मतलब इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? या तो हैदराबाद का पूछा जाता है कि उसने सहायक संधि को कब स्वीकार किया, मतलब वो सबसे पहला राज्य था, सबसे पहली रियासत थी 1798 में। फिर मैसूर को आप कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि 1799 में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो नया राजा बनेगा वो 1799 में स्वीकार कर लेगा। या फिर पेशवा की पूछी जाती है 1801 में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।